कभी कभी एक ड्रामा सिर्फ एक ड्रामा नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसे शख्स की किस्मत का फैसला बन जाता है जिसने बरसों तक लाखों लोगों के दिलों पर हुकूमत की हो। और आज हम एक ऐसे ही मंसूबे के बारे में बात करने जा रहे हैं। इश्क तख्त, एक ऐसा नाम जिसके सामने आने से पहले ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो चुकी है। क्या ये सीरीज तर्क तारीखी ड्रामों की दुनिया में एक नया इनकलाब लाएगी? फिर ये भी उन्हीं मंसूबों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगी जिनसे तवक्कुआत तो बहुत वाबस्ता थीं, मगर अंजाम मायूस कुन निकला। लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है, अगर इश्क तख्त कामयाब ना हुई तो क्या मोहम्मद बुज़दाग का अगला ख्वाब कोरलविश ए ओरहान भी खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि तारीख हमें सिर्फ माजी के बारे में नहीं बताती, बल्कि मुस्तकबिल के फैसले भी अक्सर माजी ही लिखता है। आज की इस खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ एक ड्रामे का जायज़ा नहीं लेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुल्तान अला अल-दीन किकबाद की हकीकी तारीख क्या थी। मोहम्मद बुज़दाग इस बार क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं? सुल्तान फ़ातेह ने मेयार इतना बुलंद कैसे कर दिया? और क्या इश्क तख्त वाकई वो सीरीज़ बन सकती है जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया के तारीख़ी ड्रामों के शायकीन बरसों से कर रहे हैं? तो आइए वक्त का पहिया उल्टा घुमाते हैं और चलते हैं 13वीं सदी की अनातोलिया की सरजमीन की तरफ, जहां सिर्फ सल्तनतें नहीं बुनती थीं, बल्कि तारीख लिखी जाती थी। एक दौर का इख्तिताम, एक नई उम्मीद का आगाज़। अगर हम पिछले 10 बरसों पर नज़र डालें तो एक नाम हर जगह दिखाई देता है, मोहम्मद बुज़दाग। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ओदुरिलैश अर्तुगरल के ज़रिए दुनिया भर में तर्क तारीख़ी ड्रामों की मकबूलियत को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। पाकिस्तान हो, मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया, यूरोप, हर जगह अर्तुगरल का चर्चा था। फिर इसी कामयाबी को आगे बढ़ाने के लिए कोरलविश उस्मान का आगाज़ किया गया। इब्तिदाई सीज़न्स ने शानदार कामयाबी हासिल की, नए किरदार आए, ज़बरदस्त जंगें देखने को मिले, और उस्मान गाज़ी की जिदोजहद ने नाज़रीन को अपने साथ बांधे रखा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ एक तब्दीली आना शुरू हुई। वही जंगें, वही साजिशें, वही किरदारों की आमद और रफ्त, और वही कहानी का अंदाज़। कई नाज़रीन को महसूस होने लगा कि अब हैरत कम और तकरार ज़्यादा है। यही वजह थी कि हर नए सीज़न के साथ एक सवाल बार बार सुनाई देने लगा, क्या मोहम्मद बुज़दाग के पास अब भी कोई नया विजन मौजूद है? अब वो सिर्फ अपनी पुरानी कामयाबियों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल सिर्फ नाक़दीन नहीं पूछ रहे थे, बल्कि वो नाज़रीन भी पूछ रहे थे जिन्होंने बरसों तक उनकी हर सीरीज़ का इंतज़ार किया था। और शायद इसीलिए इश्क तख्त की अहमियत आम सीरीज़ से कहीं ज़्यादा है। इश्क तख्त सिर्फ एक नई सीरीज़ नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि इश्क तख्त सिर्फ एक तारीख़ी रोमांस होगी, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ तो शायद ये इस मंसूबे की सबसे बड़ी नाकामी होगी। क्योंकि सुल्तान अला अल-दीन किकबाद का दौर सिर्फ मोहब्बत की कहानियों का दौर नहीं था। ये वो ज़माना था जब अनातोलिया मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान एक शतरंज का मैदान बन चुका था। एक तरफ बाज़ंताए सल्तनत, दूसरी तरफ मंगोल ताकत, तीसरी जानिब सलीबी रियासतें, और अंदरूनी तौर पर सल्जूकी उमरा के अपने मुफादात। ऐसे माहौल में हुकूमत करना सिर्फ एक बहादुर सिपा सालार का काम नहीं था, बल्कि एक ऐसे सियासतदान का जो तलवार से पहले दिमाग इस्तेमाल करना जानता हो। और यही वो पहलू है जिसे अगर इश्क तख्त ने सही अंदाज में पेश कर दिया तो ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहेगा, बल्कि तारीख की एक जिंदा तस्वीर बन सकता है। आज के नाज़रीन बदल चुके हैं। एक वक्त था जब सिर्फ शानदार लिबास, बड़े सीट और लंबी जंगें ही किसी तारीखी ड्रामे को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी होती थीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज का नाज़रीन नेटफ्लिक्स देखता है, बीबीसी की डॉक्यूमेंटरीज़ देखता है, बैनुल अक़वामी मेयार को जानता है। वो सिर्फ तलवारों की झंकार नहीं देखना चाहता, बल्कि वो जानना चाहता है कि सुल्तान ने वो फैसला क्यों किया, वज़ीर आज़म ने बगावत क्यों की,
एक जंग जीतने के बाद सल्तनत पर क्या असर पड़ा? खजाना कैसे भरा गया? तिजारत कैसे बढ़ी? और एक सल्तनत आखिर टूटती क्यों है? यही वो सवालात हैं जो एक आम तारीखी ड्रामे को शाहकार बनाते हैं। मोहम्मद बुज़दाग़ के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान। मोहम्मद बुज़दाग़ के लिए इस बार सबसे बड़ा चैलेंज बजट नहीं है, अदाकार भी नहीं, सीट भी नहीं। असल इम्तिहान एतमाद वापस हासिल करना है। क्योंकि जब एक तख्लीक़कार अपनी पहली शाहकार तख्लीक़ करता है तो लोग इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब वो दूसरी, तीसरी और चौथी बार भी शाहकार बनाने की कोशिश करता है तो लोग इसका मवाजना इसकी अपनी कामयाबियों से करने लगते हैं। और यही वो मरहला है जहां सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, बल्कि विजन, तहकीक और कहानी सुनाने का नया अंदाज दरकार होता है। क्या इश्क़ तख्त वो नया अंदाज लेकर आ रही है? फिर ये सिर्फ खूबसूरत मलबूसात, रोमानवी मनाजिर और चंद बड़ी जंगों तक महदूद रह जाएगी? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर तय है। अगर इस सीरीज़ ने सुल्तान अला अल-दीन किकबाद की शख्सियत के साथ इंसाफ कर दिया तो शायद मोहम्मद बुज़दाग़ एक बार फिर तर्क तारीख़ी ड्रामों के बादशाह कहलाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो शायद उनका अगला ख्वाब कोरलविश ए ओरहान शुरू होने से पहले ही नाज़रीन की कड़ी तनकीद का सामना करे। क्या इश्क़ तख्त तारीख़ को ज़िंदा करेगी? सिर्फ एक खूबसूरत अफ़साना साबित होगी? तारीख़ी ड्रामे हमेशा एक मुश्किल सवाल के सामने खड़े होते हैं। क्या वो तारीख़ को जूं का तू पेश करे, फिर इसे इस अंदाज में बयान करे कि आज का नाज़िर भी इससे जल जाए? यही वो सवाल है जिसका सामना आज इश्क़ तख्त को भी है। क्योंकि जब भी किसी अजीम सुल्तान की ज़िंदगी को स्क्रीन पर पेश किया जाता है तो मुसन्निफ़ के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, तारीख़ की मुकम्मल पाबंदी, और दूसरा, तारीख़ को बुनियाद बनाकर एक ड्रामाई कहानी तख्लीक़ करना। ये दोनों रास्ते अपनी जगह दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन असल कामयाबी उन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में है। मोहब्बत की कहानी, हकीकत तख्लीक़ी आज़ादी। इश्क़ तख्त के बारे में अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक कहानी का एक अहम हिस्सा सुल्तान अला अल-दीन किकबाद की ज़ाती ज़िंदगी और एक रोमानवी ताल्लुक़ के गिर्द भी घूमता दिखाई देता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या वाकई तारीख़ में ऐसा कोई वाक़या मौजूद है? हकीकत यह है कि क़ुरून वुस्ता के बेशतर तारीख़ी रिकॉर्ड बादशाहों की जंगों, सियासी फ़ैसलों, मुआहदों और सल्तनत के मामलात पर ज़्यादा रोशनी डालते हैं। उनकी ज़ाती मोहब्बत की कहानियाँ अक्सर तो मुख्तसर अंदाज में बयान की जाती हैं, बिल्कुल ही महफूज नहीं रही। इसीलिए जब जदीद मुसन्निफ़ किसी तारीख़ी किरदार पर ड्रामा लिखता है तो बाज़ औक़ात इसे तारीख़ी खला को अपनी तख्लीक़ी सलाहियत से भरना पड़ता है। लेकिन यही वो मकाम है जहाँ एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर तख्लीक़ी आज़ादी तारीख़ पर गालिब आ जाए तो फिर नाज़िर हकीकत के बजाय अफ़साना देखने लगता है। एक अजीम सुल्तान को सिर्फ आशिक ना बनाएं। ये बात याद रखनी चाहिए कि सुल्तान अला अल-दीन किकबाद की असल शनाख्त सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं थी, उनकी असल पहचान रियासती इस्लाहात थीं। उनकी असल ताकत दूरअंदेश सिफारतकारी थी। उनका असल कारनामा सल्जूकी सल्तनत को इक़्तिसादी और अस्करी तौर पर मजबूत बनाना था। अगर पूरी कहानी सिर्फ मोहब्बत, महलाती साजिशों और जज्बाती मनाजिर तक महदूद हो गई तो तारीख़ का असल हीरो कहीं पीछे रह जाएगा। और यही वो गलती है जो कई तारीख़ी ड्रामे पहले भी कर चुके हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने मेयार क्यों बदल दिया? अब ज़रा एक लम्हे के लिए दूसरी कामयाब तारीख़ी सीरीज़ की तरफ चलते हैं, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। ये सीरीज़ सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुई कि इसमें बड़ी बड़ी जंगें दिखाई गईं, बल्कि इसलिए कि हर जंग के पीछे एक मकसद था। हर फैसला सल्तनत के मुस्तकबिल से जड़ा हुआ था। हर किरदार
कहानी पर असरअंदाज होता था। और सबसे अहम बात, सुल्तान मोहम्मद फातेह को सिर्फ एक जंगजू के तौर पर पेश नहीं किया गया, बल्कि एक मुफक्किर, एक मुंतजिम, एक सियासतदान और एक ऐसा इंसान जो हर फैसले की कीमत जानता था। इसीलिए नाज़िर सिर्फ जंग नहीं देख रहा था, बल्कि वो सल्तनत बनते हुए देख रहा था। इश्कन तख्त के सामने सबसे बड़ा चैलेंज। अब सवाल ये है, क्या इश्कन तख्त भी यही मेयार कायम कर सकेगी? इसके लिए सिर्फ महंगे सीट काफ़ी नहीं होंगे, सिर्फ खूबसूरत लिबास काफ़ी नहीं होंगे, सिर्फ सैकड़ों सिपाहियों के जंगी मनाजिर भी काफ़ी नहीं होंगे। असल फ़र्क पैदा करेगी स्क्रिप्ट, क्योंकि एक बेहतरीन मुकालमा बाज़ औक़ात हज़ार तलवारों से ज़्यादा असर रखता है। एक मज़बूत किरदार कभी कभी पूरी जंग से ज़्यादा याद रह जाता है। और एक ज़हीन सियासी मंज़र कई एक्शन सीन्स पर भारी पड़ सकता है। मोहम्मद बुज़दाग़ की नई टीम। इस मर्तबा सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद बुज़दाग़ ने सिर्फ नए अदाकार नहीं लिए, बल्कि लिखने वालों, तारीख़ी मुशीरों और हिदायतकारी के शोबे में भी नई सोच शामिल करने की कोशिश की है। ये फ़ैसला इस बात की निशानदेही करता है कि शायद वो खुद भी जानते हैं कि आज का नाज़िर पहले जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ जज्बात काफ़ी नहीं, अब तहक़ीक़ भी चाहिए, अब तारीख़ी माहौल भी चाहिए, अब किरदारों की नफ्सियात भी अहम हैं। क्या सिर्फ बड़ी जंगें काफ़ी हैं? ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि तारीख़ी ड्रामे सिर्फ जंगों से कामयाब होते हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया की हर जंगी फ़िल्म शाहकार होती। हकीकत यह है कि नाज़िर जंग से पहले की मंसूबा बंदी देखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि दुश्मन ने यह फ़ैसला क्यों लिया, सुल्तान ने कौन सी हिकमत अमली अपनाई, किस वज़ीर ने मुखालफत की, किस जासूस ने राज पहुंचाया, किस सफ़ीर ने जंग को रोकने की कोशिश की। जब ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तब जाकर एक जंग सिर्फ एक मंज़र नहीं रहती, बल्कि पूरी कहानी का नुक्ताए उरूज बन जाती है। आज का आलमी मुकाबला। आज तुर्की के तारीख़ी ड्रामे सिर्फ तुर्की के लिए नहीं बनते, उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब ममालिक, वस्त एशिया और यूरोप तक देखा जाता है। अब उनका मुकाबला सिर्फ मकामी प्रोडक्शन से नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स से है। इसीलिए नाज़िर अब छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज नहीं करता। वो तारीख़ी गलती भी पकड़ लेता है, कमज़ोर मुकालमा भी महसूस कर लेता है और गैर ज़रूरी तवालत भी फ़ौरन समझ जाता है। यही वजह है कि इश्कन तख्त के लिए तवक्कुआत पहले से कहीं ज़्यादा हैं। क्या इश्कन तख्त मोहम्मद बुज़दाग़ की वापसी साबित होगी? ये सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं, और उसका जवाब सिर्फ पहले ट्रेलर से नहीं मिलेगा, सिर्फ पहले एपिसोड से भी नहीं, बल्कि चंद एक साथ के बाद ये वाज़ेह होगा कि क्या वाकई इस बार कहानी, किरदार और तारीख़ एक दूसरे के साथ इंसाफ कर रहे हैं। अगर जवाब हाँ हुआ, तो शायद मोहम्मद बुज़दाग़ एक मर्तबा फिर तारीख़ी ड्रामों की दुनिया में अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, तो फिर नाज़रीन की नज़रें एक नए ख्वाब की तरफ उठेंगी, एक ऐसे मंसूबे की तरफ जिसका इंतज़ार बरसों से किया जा रहा है, कोरलविश ए ओरहान। और शायद यही वो मंसूबा होगा जिस पर मोहम्मद बुज़दाग़ के पूरे करियर का अगला बाब लिखा जाएगा। कोरलविश ए ओरहान। क्या यही तर्क तारीख़ी ड्रामों का अगला अजीम बाब होगा? हर अजीम सल्तनत अपने बानी से पहचानी जाती है, लेकिन हर अजीम सल्तनत को दुनिया की ताकत बनाने वाला अक्सर उसका जानिशीन होता है। जब भी उस्मानी सल्तनत का जिक्र होता है, ज़्यादातर लोग उस्मान गाज़ी को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बुनियाद रखी। लेकिन अगर सवाल ये हो कि इस छोटी सी रियासत को एक बाकायदा सल्तनत में किसने तब्दील किया, तो जवाब सिर्फ एक नाम है, ए ओरहान गाज़ी। शायद यही वजह है कि बरसों से दुनिया भर के नाज़रीन एक सवाल पूछ रहे हैं,
اگر ارطغرل کی کہانی بن سکتی ہے، اگر عثمان کی جدوجہد کو 7 سیزنز تک پیش کیا جا سکتا ہے، تو پھر آخر اورحان غازی پر ایک مکمل تاریخی سیریز کیوں نہیں؟ اور اگر واقعی کورلوش اورحان وجود میں آتی ہے، تو کیا یہ اب تک کی سب سے بڑی عثمانی سیریز ثابت ہو سکتی ہے؟ عثمان نے ریاست بنائی، اورحان نے سلطنت بنائی۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسی ریاست کا خواب جو انصاف، ایمان اور استقامت پر قائم ہو۔ لیکن جب اورحان غازی اقتدار میں آئے تو حالات بدل چکے تھے۔ اب صرف زندہ رہنا کافی نہیں تھا، اب ریاست کو چلانا تھا، اسے مضبوط بنانا تھا، اس کے ادارے قائم کرنے تھے، اس کی معیشت کو مستحکم کرنا تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اورحان غازی کی اصل عظمت سامنے آتی ہے۔ پہلی مستقل فوج۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک سلطنت صرف بہادر سپاہیوں سے نہیں چلتی، بلکہ ایک منظم فوج سے چلتی ہے۔ اورحان غازی نے عثمانی ریاست کے فوجی نظام کو ایک نئی شکل دی۔ سپاہیوں کی تنظیم، سرحدی دفاع، قلعوں کی مضبوطی اور مسلسل عسکری تیاری، یہ سب ان کے دور میں مزید مستحکم ہوا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں مراد اول، بایزید اور سلطان محمد فاتح جیسے عظیم حکمرانوں نے اپنی فتوحات کی عمارت کھڑی کی۔ بیورس کی فتح۔ اگر غازی کی زندگی میں صرف ایک واقعہ بھی شامل ہوتا تو شاید وہی انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا۔ وہ واقعہ تھا بیورس کی فتح۔ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ عثمانیوں کا پہلا عظیم دارالحکومت بنا۔ یہاں سے سلطنت کو ایک نیا انتظامی ڈھانچہ ملا، تجارت بڑھی، علمی مراکز قائم ہوئے، بازار آباد ہوئے، اور عثمانی ریاست ایک قبائلی طاقت سے نکل کر ایک باقاعدہ حکومت کی شکل اختیار کرنے لگی۔ اگر کبھی کورلوش اورحان بنی تو بیورس کی فتح یقیناً اس کا سب سے شاندار اور جذباتی لمحہ ہوگی۔ یورپ کی طرف پہلا قدم۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عثمانیوں کی یورپ میں پیش قدمی سلطان محمد فاتح سے شروع ہوئی، لیکن حقیقت اس سے کہیں پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اورحان غازی کے دور میں عثمانی اثر پہلی مرتبہ یورپ کے دروازے تک پہنچا۔ بازنطین سلطنت اندرونی کمزوریوں کا شکار تھی۔ اورحان نے صرف تلوار استعمال نہیں کی، بلکہ سفارت کاری، سیاسی اتحاد اور مناسب وقت کا انتظار بھی کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی کامیابیاں جنگ سے زیادہ حکمت عملی کا نتیجہ تھیں۔ یہی تو وہ کہانی ہے جس کا ناظرین انتظار کر رہے ہیں۔ اگر اب دنیا بھر کے تاریخی ڈراموں کے مداحوں سے پوچھیں کہ وہ اگلی عثمانی سیریز میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو شاید ان کا جواب صرف بڑی جنگیں نہیں ہوگا۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ریاست، سلطنت کیسے بنتی ہے، ایک نوجوان شہزادہ، عظیم حکمران کیسے بنتا ہے، وزراء، علماء، سپہ سالار اور تاجروں نے مل کر ایک تہذیب کیسے تعمیر کی۔ اور یہی سب کچھ اورحان غازی کی زندگی میں موجود ہے۔ عشقن تخت اور کورلوش اورحان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشقن تخت اور کورلوش اورحان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ظاہری طور پر دونوں مختلف ادوار کی کہانیاں ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی تاریخی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ سلجوقی سلطنت وہ سیاسی اور عسکری ماحول فراہم کرتی ہے جس سے بعد میں عثمانی ریاست جنم لیتی ہے۔ اگر عشقن تخت سلجوقیوں کی سیاست، انتظام اور ریاستی نظام کو مضبوط انداز میں پیش کرتی ہے، تو ناظرین کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ بعد میں عثمانیوں نے انہی روایات کو کس طرح آگے بڑھایا۔ یعنی یہ صرف دو الگ الگ سیریز نہیں ہوں گی، بلکہ ایک ہی تاریخی سفر کے دو اہم ابواب ہوں گے۔ محمد بزداغ کے سامنے آخری امتحان۔ محمد بزداغ کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس عالمی شہرت بھی ہے،
लेकिन आज का नाज़िर सिर्फ शोहरत से मुतासिर नहीं होता। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, कहानी कितनी मजबूत है? अगर कहानी मजबूत हुई तो मामूली बजट भी शाहकार बना देता है, और अगर कहानी कमज़ोर हो तो सैकड़ों मिलियन डॉलर भी नाज़रीन को नहीं रोक सकते। इसीलिए इश्क़ तख्त का मुस्तक़बिल सिर्फ इसके अदाकारों और सीटों पर मुनहसर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि क्या ये सीरीज़ सुल्तान अला अल-दीन किकबाद की अज़मत, सल्जूकियों की सियासी बसीरत और तारीख़ की रूह को ईमानदारी से पेश कर पाती है या नहीं। शायद चंद माह बाद हम सब इस वीडियो को दोबारा देखें और कहें कि वाकई इश्क़ तख्त ने तवक्कुआत से बढ़कर कारकर्दगी दिखाई। शायद हम ये कहें कि एक और सुनहरी मौका ज़ाय हो गया। लेकिन एक बात तय है, तारीख़ कभी ख़त्म नहीं होती। हर अजीम सुल्तान के बाद एक नया सुल्तान आता है। हर अजीम सल्तनत एक नई नस्ल के सुपुर्द होती है। और शायद तर्क तारीख़ी ड्रामों की दुनिया भी अब एक नए दौर के दरवाजे पर खड़ी है। एक तरफ इश्क़ तख्त जो सल्जूकी अज़मत को ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ वो ख्वाब जिसका लाखों मद्दा इंतज़ार कर रहे हैं, कोरलविश-ए-ओरहान। अगर ये मंसूबा हकीकत बनता है, और अगर इसे वही तहक़ीक़, वही गहराई और वही तारीख़ी दियानतदारी हासिल हुई जिसकी नाज़रीन तवक्को रखते हैं, तो मुमकिन है हम एक मर्तबा फिर वैसी ही तारीख़ी सीरीज़ देखें जो सिर्फ तफरी न करे, बल्कि आने वाली नस्लों को अपनी तारीख़ से महब्बत करना भी सिखाए। क्योंकि अजीम सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं बनती, वो इल्म, इंसाफ, हिकमत, कुर्बानी और दुरुस्त फ़ैसलों से तामीर होती है। और शायद यही वो पैगाम है जो हमें सुल्तान अला अल-दीन किकबाद से भी मिलता है, और यही सबक ए-ओरहान गाज़ी की ज़िंदगी भी हमें देती है। अगर आपकी नज़र में इश्क़ तख्त और तर्क तारीख़ी ड्रामों की नई शाहकार सीरीज़ बन सकती है, या आप समझते हैं कि असल इनकलाब कोरलविश-ए-ओरहान लाएगी, तो अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। तारीख़ पर गुफ्तगू सिर्फ माज़ी को याद करने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तक़बिल को बेहतर समझने के लिए भी ज़रूरी है। अगली वीडियो तक